वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। आई एम वीके सिंह। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में मैं BHIC 101 इस विषय का ब्लॉक 4 में यूनिट 17 कंप्लीट करूँगा और यह यूनिट जो है मोरियास के नाम से है। और इस यूनिट के बाद केवल 2 ही यूनिट बचेगा, 2 ही चैप्टर, और ये जो पूरा सिलेबस है इस विषय का वह समाप्त हो जाएगा। तो बेसिकली आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ यह चैप्टर है मौर्यास के बारे में। और हमने ऑलरेडी जो है यूनिट 16 में मौर्य एम्पायर यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं और मौर्य साम्राज्य के जो बेसिक्स जो चीज़ें हैं वह हम जान चुके हैं। ठीक है, किस तरह से मौर्य साम्राज्य जो है मगध से उसका उत्कर्ष हुआ और मौर्य साम्राज्य की नींव जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी और किस प्रकार से जो है वह एक भारत का एक सबसे बड़ा एम्पायर बनते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में फोकस किया गया है अशोका द ग्रेट पर, उनके कार्यों पर। ठीक है, यह एक बहुत ही आश्चर्यचकित बात है कि एक जो चक्रवर्ती राजा है उसका जो साम्राज्य है एक छोर से दूसरे छोर पर है भारतीय उपमहाद्वीप के, और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उस हृदय परिवर्तन के बाद वह राजा जो है पब्लिक वेलफेयर के कामों में ज़्यादा इंडल्ज रहता है और साथ ही साथ उसने जो है समाज को एक धम्म नीति दिया था। और उस धम्म नीति के तहत यही कोशिश की गई थी कि सब लोग जो है सौहार्द के साथ जो है जीवन यापन करें, समाज के अंदर जो है कलह कलेश ना हो। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है इसी पर फोकस्ड करता है। और इसके अलावा जो मौर्यास के जो कला संस्कृति थी, ठीक है, तो उसके ऊपर यह चैप्टर डिस्कशंस में है। क्या कारण थे कि एक खूंखार राजा जो कि युद्ध में जिसे कहा जाता था कि वह कालजयी है, ठीक है, उसे कोई नहीं हरा सकता, वह स्वयं ही जो है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह बौद्ध धर्म की टीचिंग से प्रभावित हो जाता है। अशोक का यह सपना था कि वह कलिंग को जीते। कलिंग ऐसा राज्य जिसे जीतने के लिए कई बार प्रयास किया गया था, इनके कमांडर गए थे परंतु वह जीत नहीं पाए थे। तो अशोक जो है स्वयं जो है जाते हैं इस राज्य को जीतने के लिए। और जो कलिंग राज्य था उस राज्य के अंदर अपने मातृभूमि के लिए, उसके सम्मान के लिए इतना प्रेम था कि वहाँ पे जो है स्त्रियों ने भी युद्ध लड़ा और जो कम उम्र के जो नवयुवक थे, बच्चे थे, वे भी इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। कहा जाता है कि युद्ध तो अशोक ने जीत लिया परंतु वह जाता है वह देखने के लिए जब युद्ध स्थल पर, तो उसे केवल खून ही खून सब जगह दिखाई देता है और शव पड़े हुए दिखाई देते हैं। वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि छोटे बच्चों ने भी जो है अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इतना जज्बा देख करके फिर उसे यह इतने बड़े लेवल पे जो है स्त्रियों और बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जिसके बाद उसको समझ में आता है कि उसने युद्ध तो जीत लिया परंतु वह स्वयं हार गया है। ठीक है, उसने कई लेवल पे जो है अपने को हारते हुए देखा। एक राजा जो है लोगों के हृदय में वास करता है परंतु उसने यह देखा कि वह जो है एक क्रूर किस्म का इंसान है लोगों के हृदय में। और फिर ये चीज़ें उसको काफ़ी विक्षुब्ध करती हैं और वह उसका जो हृदय परिवर्तन होता है उसे पश्चाताप भी होता है। वह प्रायश्चित करने के लिए जो है कई दिनों तक जो है वह विक्षुब्ध रहता है और फिर अंततः बौद्ध धर्म की जो टीचिंग्स है उसे अपना करके और वह एक क्रूर शासक से एक महान शासक की ओर जो है उसकी यात्रा, उसकी जो जर्नी है चलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक की जो टीचिंग्स है, जो एक राजा होते हुए, एक शक्तिशाली राजा होते हुए, उसने जो है बाद के समय में जो कार्य किए और एक मैसेज जो दिया कि ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए, शांति के लिए हमें एक व्यक्ति के आधार पर सभी लोगों को जो है काम करना चाहिए। उनका ये संदेश जो है एक कह सकते हैं कि
एक अच्छे समाज के लिए जो है अपनाए जाने योग्य है। इसलिए अशोका को जो है अशोका द ग्रेट, महान सम्राट के रूप में जाना जाता है। तो बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इस चैप्टर में बेसिकली मैं बताऊं तो कुछ खास है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम पहले से पढ़े नहीं हो छोटी क्लासेस में, स्कूल के समय में। तो ये एक तरह से जो है रिवीजन होगा, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बता रहा हूँ यह मोर देन एनफ है। इतने में से ही एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इग्नू के। और अगर किसी स्टूडेंट को बहुत ही डीप नॉलेज लेना है, आगे रिसर्च वगैरह करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो इग्नू की जो पाठ्य पुस्तक है उसका स्टडी अवश्य करें अपने लेवल पे। तो बेसिकली शुरू करने से पहले मैं यह जानकारी दे दूं मेंटरशिप बैच के बारे में। मेरे पास जो है कुछ मैसेजेस आए हैं कि सर आप ईयरली बेसिस पे जो सब्सक्रिप्शन रखे हुए हैं 599, यह ज़्यादा है, क्योंकि 3 वर्ष के लिए आप 999 रुपये केवल वन टाइम चार्ज ले रहे हैं। ये फीस रखी गई है, रजिस्ट्रेशन फीस, और 1 वर्ष के लिए 599। तो देखिए 3 वर्ष ये जो चार्जेस है 599 आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि 20 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, 20 to 25 रुपीज़ जो है असाइनमेंट्स के कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है, और 50 रुपीज़ अराउंड जो है आपके गेस्ट पेपर के प्राइस है। 8 सब्जेक्ट्स के अगर आप टोटल करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 600 रुपीज़ पड़ता है। तो इतने प्राइस में ही जो है आपको गेस्ट पेपर, असाइनमेंट्स के जो पीडीएफ, सॉल्व असाइनमेंट्स की पीडीएफ प्राप्त होंगे। साथ ही साथ क्लासेस दिया जा रहा है और चैप्टर वाइज क्लास नोट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी कॉस्ट आपसे लिया जा रहा है ये क्लासेस के नहीं लिए जा रहे हैं। क्लासेस जो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके सब्जेक्ट्स, आपके विषयों से संबंधित है, ये केवल जो है असाइनमेंट्स और गेस्ट पेपर के जो पीडीएफ के चार्जेस है, केवल उसी में आपको ये क्लास दिया जा रहा है। और रही बात यह कि 999 इतना भारी डिस्काउंट क्यों 3 इयर्स के लिए, तो ये स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए इसको जो है 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे जो है इसे रखा गया है। इसलिए यह 999 में 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मेरा उद्देश्य यही है कि जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक जगह पे सब कुछ जो है मेरे थ्रू, मेरे इंस्टीट्यूट के थ्रू जो है उन्हें प्राप्त हो जाए। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम का सबसे जो बेस्ट पॉइंट ये है कि इग्नू से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इंस्टीट्यूट के। तो असिस्टेंट हैं, वे आपको जो है हेल्प देंगे, और अगर कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जिसका जो सॉल्यूशन उनके पास नहीं है तो मैं डायरेक्टली जो है आपको कॉल करूँगा। तो ये 999 रुपीज़ में ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और इसके साथ साथ ये जो मेंटरशिप बैच में जो भी स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो उनको पास मौका रहता है एकलव्य आईएएस फाउंडेशन बैच, जो कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें जुड़ने का। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये एकलव्य आईएएस फाउंडेशन बैच है। अधिक जानकारी के लिए आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो अशोका द ग्रेट है, जो मौर्य एम्पायर है, तो मौर्य एम्पायर की जो शुरुआत थी वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसके बाद जो है इसको जो चरमोत्कर्ष पर जो लेके गए थे वह है अशोका द ग्रेट। इनके बारे में हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है मौर्य एम्पायर के बारे में और अशोक के बारे में, वह शिलालेखों से प्राप्त होती है। आप ये देखेंगे कि बहुत ही दूर दूर तक जो है शिलालेख यहाँ पे आपको प्राप्त होंगे। मार्किंग किया गया है भारतीय उपमहाद्वीप पे। तो ये जो गोल गोल सर्कल है ये जो है मेजर रॉक्स यहाँ पे आपको प्राप्त होंगे, और ये जो ट्रायंगल टाइप के हैं यहाँ पे जो है माइनर रॉक, यानी छोटे जो रॉक है, पत्थर है, आपको स्तंभ मिलेंगे, ठीक है। तो जो स्तंभ और पिलर्स हैं यहाँ पे जो है अशोका ने बहुत ही बड़े पैमाने पे गढ़वाया था, और उसमें जो है मेन फोकस किया गया था कि जो धम्म की जो परम नीतियाँ हैं जो है उन्हें जो है लोगों तक पहुँचाया जाए। तो ये उन्होंने एक रास्ता अपनाया था कि जो भी पिलर्स हैं, पिलर गाड़ दिए जाएं, उनके ऊपर जो है नियम, कायदे, कानून के अलावा जो है ये धम्म नीतियाँ जो है
इनको वहाँ पे इंस्क्रिप्ट किया जाए, उकेरा जाए, और ताकि लोग जो हैं इससे पालन करें। और ये जो स्तंभ है, पिलर्स जो हैं, ये उनकी जहाँ जहाँ इनको प्राप्त हुए हैं ये स्तंभ, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इन जगहों पर जो है उनका साम्राज्य स्थापित था। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं आपके सामने जो है इंस्क्रिप्शन है, शिलालेखों का वितरण है। इस तरह से जो है शिलालेख किए गए थे, और ये ब्राह्मी लिपि में अधिकतर, ठीक है। आप ये देख रहे हैं इस तरह से जो है अलग अलग जगहों पे इस तरह से उकेरा गया है पिलर्स के ऊपर। बेसिकली कलिंग युद्ध के पश्चात ऐसा कहा जाता है कि जो युद्ध के बाद जो क्षति हुई थी उसे देख करके अशोक का जो हृदय है वह द्रवित हो गया और वह परिवर्तित हो गया। उन्हें पश्चाताप का भाव हुआ और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म की जो टीचिंग्स है इन्हें अपना लिया, ठीक है। और फिर उन्होंने धम्म का प्रचार शुरू किया। तो ये धम्म जो है बौद्ध धर्म से थोड़ा सा उनकी टीचिंग्स के लेकर के था, और इसमें जो है सभी धर्मों के लिए जो है कुछ न कुछ था, और सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाला यह धम्म एक तरह से बोल सकते हैं कि अशोक का था। तो इसके कुछ बुनियादी सिद्धांत थे, जैसे कि अहिंसा, ठीक है, हिंसा नहीं करना है, जानवरों को नहीं मारना है, और बेवजह हिंसा नहीं करना है, सौहार्द बढ़ाना है, ठीक है। और जो कहते हैं कि थोड़ा सा अपने अंदर जो है टॉलरेंस लेकर के आना है, तो ये टीचिंग्स थी धम्म की। तो इस तरह से शांतिपूर्ण सा अस्तित्व को बढ़ावा दिया गया था। और इसके अलावा धार्मिकता यानी कि नैतिक आचरण पर ज़्यादा जोर दिया गया था। पशु कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य किए जाते थे। मतलब जैसे कि पशुओं के लिए भी काफ़ी व्यवस्थाएं की जाती थी, विहार बनाए जाते थे, ठीक है। और कई तरह के जैसे रोक लगाया जाता था कि इस तरह से जो है लोगों को एनकरेज किया जाता था कि जो है पशुओं के खिलाफ हिंसा न करें, ठीक है। इसके अलावा लोक कल्याण के लिए जो है कुएं हो गए, सराय हो गए, इस तरह की चीज़ों को किया जाता था। सड़कें वगैरह बनवाई जाती थी, धर्मशाला वगैरह खोला जाता था। पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। और साथ ही साथ जो है कानून के शासन पर भी जो है विशेष ध्यान दिया गया था कि सभी लोग इसका पालन करें। तो बहरहाल जो अशोक का जो धम्म है यह कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि यह ज़्यादातर इस बात पर जोर अशोक ने दिया था कि उनकी जो प्रजा जो है उनके व्यवहार में नैतिक आदर्श ज़्यादा आए, और इसलिए उन्होंने नैतिक दिशा निर्देशों का एक समूह के रूप में इसका प्रचार किया था। और ये बेसिकली जो है धम्म की जो टीचिंग्स हैं उसमें बौद्ध धर्म की ही टीचिंग्स को इंक्लूड किया गया था। और वैसे भी जो अच्छी बातें जो होती हैं वो सभी धर्मों में समान है, ठीक है। तो इसलिए सभी संप्रदाय के लोग जो है वो एक मत हो सके और सौहार्द के साथ जो है रह सकें। अब हम देखते हैं कि मौर्य कला और वास्तुकला। आप ये देख रहे हैं जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक में इस तरह की पिक्चर्स मैंने इन्हें कलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये स्टोन देखिए, और ये सिंह का आप देख रहे हैं जो स्तंभ है, ठीक है। तो जो मौर्य कला है इसमें स्तंभ, स्तूप का बहुत ही खास आपको स्थान मिलेगा। पॉलिश किए हुए पत्थर मिलेंगे। अशोक के जो शिलालेख आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये इनकी वास्तुकला और कला और वास्तुकला का नमूना है। इनकी वास्तुकला में जो है, उनकी कलाओं में जो है आपको जो है पशु रूपांकन मिलेगा। पशुओं का ये जो है काफ़ी ज़्यादा चित्रण करते थे, और उनका विशेष कह सकते हैं कि एक उद्देश्य होता था। जैसे शेर जो है वह शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कला के अंदर इनको उकेरा जाता था। इसके अलावा महिलाओं की आकृति भी, यानी उन्हें याक्षी कहा जाता था, जो उन आकृतियाँ होती थी, मूर्तियाँ। तो महिलाओं को जो है बहुत सुंदर तरीके से, कामुक तरीके से चित्रित किया जाता था। मौर्य कला की जो पत्थर पर जो है नक्काशी की जाती थी वह बहुत ही देखने लायक होती थी, काफ़ी अच्छी होती थी। और आम तौर पर जो है वहाँ पर जो भी मौर्य कला में हम देखते हैं तो इसमें मनुष्य
के आकृतियों को ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, मनुष्य की आपको आकृतियाँ जो है इनकी कला में बहुत कम मिलेंगी। बेसिकली यह कहा जाता है कि साम्राज्य का जो विघटन हुआ था वह किस प्रकार हुआ था। तो कई सारे इसमें जो है पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो एक यह भी प्रश्न उठाया जाता है कि अशोक जो है वह जब परिवर्तित हो गए, उन्होंने जो है बौद्ध धर्म की टीचिंग्स को अपना लिया, तो क्या ये कारण है कि जो मौर्य साम्राज्य है वह उसका पतन हो गया? क्योंकि ऑब्वियसली एक राजा जो है वह हथियार डाल देगा या वह जो है लोक कल्याण के कार्यों में ज़्यादा लग जाएगा और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अपनी सैन्य बल पे जो है ध्यान देना छोड़ देगा, और उसके हृदय में जो है जो कहते हैं कि एक शांति की भावना पनपने लगेगी। तो ये सब तो ठीक है आंतरिक जो है प्रजा के लिए, प्रशासन के लिए, परंतु जो बाहर से जो आक्रमण होंगे और जो इंटरनल डिस्टर्बेंस होंगे, कुछ जो है अंदर से विद्रोह होंगे, तो उसका सामना किस प्रकार किया जाएगा? तो इसलिए यह प्रश्न उठाया जाता है कि जो बौद्ध धर्म की जो टीचिंग्स थी इनको अपनाने के बाद ही जो है इनका पतन शुरू हो गया। परंतु इसको नकारते हुए एक व्यूज़ ये भी दिया जाता है कि नहीं, इसके कई कारण थे। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि कोई भी एम्पायर हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी एम्पायर, चाहे सिकंदर हो, चाहे मुगल हो, चाहे कोई भी एम्पायर ले लो, ठीक है, दुनिया की किसी भी कोने का, वह एम्पायर एक समय में शक्तिशाली होता है और फिर एक समय ऐसा आता है कि उसका जो है नामो निशान मिट जाता है। तो इसलिए इसमें जो है और भी फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जो हिस्टोरियन होते हैं, और विश्लेषण करने के पश्चात बताते हैं कि कई कारण और भी है, जैसे प्रशासनिक और आर्थिक स्तर पर जो है साम्राज्य इतना विशाल हो गया था कि प्रशासनिक तरीके से उसका सही से जो है प्रशासन नहीं कर पाया गया था, और जिसकी वजह से आर्थिक चुनौतियां जो है उत्पन्न होने लगी, और इस तरह से जो साम्राज्य है वह टूटने लगा। वंशवादी अस्थिरता थी। कहा यह जाता है कि अशोक के बाद जो है उनके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने जो है सशक्त नहीं थे, वे कमज़ोर शासक, अपने आप को कमज़ोर शासक साबित करते हैं। तो ये भी एक जो है साम्राज्य के पतन का योगदान हो सकता है। बाहरी खतरे भी बताया गया कि मौर्य साम्राज्य को जो है बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा। उस समय जो है जैसे डेमेट्रियस प्रथम ने, यूनानी शासकों ने आक्रमण किया, और कुछ जो है अंदर स्वदेशी विद्रोह हुए थे, जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों पे जो है मौर्यास की जो है पकड़ जो है कमज़ोर हो गई। आर्थिक गिरावट भी देखी गई थी, क्योंकि कलिंग युद्ध बहुत ही एक व्यापक युद्ध था और यह काफ़ी महंगा युद्ध पड़ा था। इसमें बहुत ही जान माल की हानि हुई थी। इस वजह से और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल जो है संरचना जो थी कलिंग की वह बिल्कुल टूट गई थी। इसके अलावा जो है काफ़ी धन दौलत जो है इसमें झोंका गया था। तो युद्ध के पश्चात जो है, क्योंकि कलिंग अब जो है राज्य का हिस्सा बन गया था, तो उसको भी बनाने में उसमें काफ़ी जो है जो धन है वह लग गया। इसके साथ साथ अशोक की जो लोक कल्याण परियोजनाएं थी, इससे भी जो है शाही खजाने पर काफ़ी दबाव पड़ा, और जिससे कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें जो है लोड आया और आर्थिक गिरावट देखने को मिली। क्षेत्रीय विघटन भी एक कारण है कि साम्राज्य के भीतर कई क्षेत्रों में जो है अधिक स्वायत्तता का दावा करने लगे थे लोग, ठीक है। तो उन क्षेत्रों ने जिन्होंने स्वायत्तता का दावा करना शुरू किया था और वो धीरे धीरे जो है राज्य से कंट्रोल में से बाहर होने लगे। तो ये भी एक कारण था कि जो एम्पायर है, जो साम्राज्य है, वह टूटने लगा। बेसिकली आज के सेशन में इतना ही था। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन एनफ है, और इसके बाद जो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस हैं आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और मैं जो क्लास नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, और जो गेस्ट पेपर, यह मोर देन एनफ है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी स्टूडेंट्स को, वेल लर्नर जो सर्विस में है, जॉब में है, किसी कारण से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है असाइनमेंट्स लिखने का,
तो लिखे हुए असाइनमेंट्स, रेडीमेड असाइनमेंट्स, हार्ड कॉपी जो है वे घर बैठे मंगा सकते हैं। प्रीमियम क्वालिटी के असाइनमेंट्स 250 रुपये पर सब्जेक्ट्स हैं। और जो भी स्टूडेंट, जो भी लर्नर जो है ये असाइनमेंट्स मंगवाते हैं तो उन्हें गेस्ट पेपर जो है PDF फॉर्मेट में फ्री दिया जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ प्रश्न है इस चैप्टर में, और आई एम श्योर कि आप इन क्वेश्चंस का जो है आंसर्स दे पाएंगे। और जो मेंटरशिप प्रोग्राम के जो लर्नर हिस्सा है उन्हें शाम तक जो है ये क्लास नोट्स इस चैप्टर का मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।